रियल एस्टेट में आज भी काफ़ी सारे स्टेट, मैं गुजरात नहीं बोलूँगा, पर काफ़ी सारे स्टेट इंडिया में लैंड परचेस करते हैं और प्रोजेक्ट का पहला जब मुहूर्त होता है, खात मुहूर्त, खड्डा खोदते हैं, उसके बीच में 6 महीने से लेके कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड होता है। तो जब मैं लैंड परचेस करता हूँ तब मेरा प्रोजेक्ट का 30% इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो जाता है और फिर मैं अप्रूवल के लिए टेबल टू टेबल घूमता हूँ और 6 महीने 12 महीने और नसीबदार हुआ तो 2 साल में बोमन मुंबई जैसे सिटी में अप्रूवल मिल जाती है। और और 2 साल के बाद जब प्रोजेक्ट चालू होता है तो हम पुरानी जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है और हमारे जो लेबर भी उसी में स्किल है, तो उस पर हम जब काम करते हैं तो प्रोजेक्ट खत्म होने में कम से कम 3 से लेकर 5-6 साल का टाइम होता है। तो ओवरऑल रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट साइकिल है वो 7 साल। तो 7 साल में अगर हम प्रोजेक्ट खत्म कर पाए तो हम दिवाली मनाते हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट साइकिल को हम कम कर पाए तो हमने एक मॉडल बनाया है कि ये 7 साल की प्रोजेक्ट साइकिल अगर आगे जाके हम मेहनत करके 3 साल में कैसे ला सकते हैं। तो जो अप्रूवल का टाइम है 6 महीने से लेके 2 साल का, वो अप्रूवल लैंड परचेस के बाद 100 डेज में कैसे मिल सकती है। तो 100 डेज में आजकल पूरा गवर्नमेंट का पूरा डेटाबेस ऑनलाइन अवेलेबल है और ऑनलाइन सिस्टम्स अवेलेबल है अप्रूवल्स के लिए। तो 100 डेज में कैसे हर तरह की अप्रूवल, एनवायरनमेंट से लेके प्लान अप्रूवल से लेके लैंड अप्रूवल, एनए अप्रूवल, सब टाइप की अप्रूवल 100 डेज में मिलनी चाहिए। उसके लिए हम लोग काम करेंगे कि 100 डेज में कैसे मिलते हैं। गुजरात ने ऑलरेडी वो स्टार्ट कर दिया है। अभी पिछले हफ्ते जब रेवेन्यू के जो लॉ के चेंजेस डिक्लेयर किए गए तो आज के दिन में गुजरात में एनए अप्रूवल में 3 महीने लगते हैं और सीएम साहब ने मैंडेट दिया है कि 10 दिन में एनए अप्रूवल मिलना चाहिए। सर थैंक यू फॉर दैट। और एक अप्रूवल तो मिल गई आपको 100 डे में, वो उस पर काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी सुधार लाना पड़ेगा। आजकल नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्रीकास्ट है, प्रीफेब है और कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी है जिसका यूज़ करके हम ये प्रोजेक्ट साइकिल 5 साल का है उसको 2-2.5 साल का कर सकते हैं। मैंने खुद अपने प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस किया है। जो प्रोजेक्ट 15 लाख फुट का प्रोजेक्ट वैसे नॉर्मली 4 साल में ख़त्म होता है, वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने 2 साल में पूरा किया है। तो ओवरऑल रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट साइकिल अगर 3 साल हो गया तो ये सबके लिए बेनिफिशियर है, क्योंकि 7 साल मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, 3 साल रहता है, तो मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट काफ़ी डाउन हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगा, कस्टमर को एक रीजनेबल रेट पे घर या ऑफिस या दुकान जो भी है कस्टमर को एक रीजनेबल रेट पे मिलेगा। डेवलपर के लिए टर्न अराउंड टाइम फास्ट हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट वो 7 साल में ख़त्म करता है वो 3 साल में ख़त्म करेगा, तो एक की जगह पे 2 प्रोजेक्ट कर सकता है। और गवर्नमेंट को ऑब्वियसली हमारे 40% के पार्टनर है गवर्नमेंट, जो अलग अलग टैक्स से लेते हैं हमारे पास से। तो गवर्नमेंट को तो बेनिफिट है ही। So we'll work towards completing the project within the 3 years. और लास्ट पॉइंट है अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग मैं बोलना चाहूँगा अफोर्डेबल हाउसिंग 2.0 है ना। जब से 2014 के बाद में अफोर्डेबल हाउसिंग पे इंडिया में काफ़ी फोकस दिया गया है और अफोर्डेबल हाउसिंग पे काफ़ी सारा काम भी चल रहा है। पर आजकल इश्यू ऐसा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की सर एक डेफिनेशन बनी थी 2017 में, और 2017 में जब डेफिनेशन बनी तो पहले 2017 के पहले जो डेफिनेशन थी उसमें 60 मीटर फॉर मेट्रो सिटी और 90 मीटर्स फॉर नॉन मेट्रो सिटी, पर उसमें कोई प्राइस कैप नहीं था। तो 2017 में प्राइस कैप लगाया, ये दोनों भी होना चाहिए और साथ में 45 लाख से महंगा मकान भी नहीं होना चाहिए। तो वो 45 लाख की कैप है जो है वो 2017 में लगी थी। आज 2025 चल रहा है, 8 साल हो गए। तो 8 साल में हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी काफ़ी बड़ा है, इंडिया का इन्फ्लेशन भी 6-7% हर साल रहता है और वो कैप अभी भी वहाँ पर है 45 लाख की। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 90 मीटर के नीचे के मकान टियर 2 टियर 3 सिटी में बन रहे हैं, सप्लाई अच्छा है, और 60 मीटर के नीचे के मकान मेट्रो सिटी में भी बन रहे हैं, सप्लाई अच्छा है, पर वो
वो क्राइटेरिया में से निकल गए, क्योंकि वो मकान 45 लाख में नहीं मिलते। आज अहमदाबाद में आप देखो या अहमदाबाद के कंपेरेबल सिटी में देखो तो आपको 80-90 मीटर यानी 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का घर चाहिए तो 70 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में आता है। तो एरिया की वजह एरिया देखो तो उसके हिसाब से तो क्राइटेरिया में आता है अफोर्डेबल का, पर प्राइस देखो तो क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो हमारा ये मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को सुधार करना चाहिए और उसको इंडिया के इन्फ्लेशन के साथ में लिंक कर देना चाहिए, तो हर बार फिर ये डेफिनेशन को सुधारने का इश्यू नहीं आएगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग का एक बार प्रॉपर डेफिनेशन हो गया तो गवर्नमेंट भी फोकस कर सकती है कि भाई ये कैटेगरी है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, तो इसमें जो जीएसटी का क्या बेनिफिट देना है, हाउसिंग लोन का क्या बेनिफिट देना है, स्टैम्प ड्यूटी का क्या बेनिफिट देना है, वो पिक्चर क्लियर होगा। आज क्या है, पूरे इंडिया में हर एक स्टेट का खुद का अलग अलग अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन चल रहा है।